Morning, 12 class. How are you all? I suppose all of you are good. So class, we are on our chapter number 2 of history, that is kings, farmer towns, early states and economies. So we are towards the, you can say, last section of the chapter. And in this chapter, we have already studied a lot about the time slot of, you can say, 600 BCE to 600 CE. और हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है रिगार्डिंग द पॉलिटिकल सिस्टम, रिगार्डिंग द कॉइनेज, regarding the, you can say, life of common people, and how do we get to know about all these information. So we have in detail studied about many of these things. Now specifically sources को ही समझने के लिए अगर हम देखें तो we will understand that scripts are very very necessary. Okay, so how do we actually understand script? हमें पहले भी पता है कि हमने जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला पढ़ा था उसमें हमने ये नोटिस किया था कि because their script has not been deciphered, that is why we really miss lot many things, and we cannot say that a lot of things actually did exist with lot of confidence, because we do not have the literary sources. Actually we have the literary sources, but we have not been able to decipher it. उसको समझ नहीं पाए हैं, interpret नहीं कर पाए हैं. बट इस टाइम पीरियड के लिए अपने ये एडवांटेज है कि अपने पास जो जितने भी ये अपने को इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं, या और कोई भी ऐसा सोर्स मिला है जिसमें रिटन पार्ट है, तो हम उसके बारे में इसीलिए समझ पाते हैं बिकॉज we have been able to understand their language and their script. तो इस टाइम पीरियड के रिलेटेड अगर हम देखें तो ब्राह्मी और खारोष्ठी स्क्रिप्ट जो है वो सबसे ज्यादा अपने को इंफॉर्मेशन देती है इस टाइम पीरियड. नाउ ज्यादातर जो स्क्रिप्ट है used to write modern Indian languages are actually derived from ब्राह्मी. ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है, जो कि ज्यादातर अशोकन इंस्क्रिप्शंस में लिखी गई है, उसी से हम देखेंगे कि हमारी जो मॉडर्न डे लैंग्वेजेस है ना वो डिराइव हुई है. You can, if you try to see this picture that is given not only in your book but also in the slide on your screen, you can clearly see कि कुछ कहीं ना कहीं similarities है कि कैसे से देवनागरी स्क्रिप्ट जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से कैसे थोड़ी बहुत हम नोटिस कर सकते हैं कि सिमिलैरिटी है. अगर स्पेसिफिकली द देखो यहाँ पे, तो द में अपने बहुत मतलब बहुत वी कैन सी काइंड ऑफ सिमिलैरिटी इन वेरी बिग वे. उसी तरीके से और भी चीजों में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हम कुछ सिमिलैरिटी लाने की कोशिश कर सकते हैं. ठीक है, और बहुत सारी ऐसी स्क्रिप्ट है, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो ऐसे लगता है ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही डिराइव हुई हैं. ठीक है, जैसे कि वी हैव एज आई सेड कि देवनागरी तो प्रॉपर है ही, तो ऐसा माना जाता है बहुत सारी और स्क्रिप्ट इन टर्म्स ऑफ उड़िया और हिंदी, तो बहुत कुछ ऐसा लगता है कुछ ना कुछ उससे इन्फ्लुएंस है और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस जो है वो वहां से डिराइव हुई है. So this is if we talk in terms of the ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन. तो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्राह्मी मतलब इंस्क्रिप्शन जो हमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में बताती है, दे आर रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज सिंपली हमें पता है बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ, यू कैन से, जो लैंग्वेजेस मॉडर्न डे लैंग्वेजेस. ठीक है, ये तो ठीक है. Though let me just tell you one more thing, though it is maybe not written in our book, but historians ने इस ब्राह्मी स्क्रिप्ट को भी कोशिश किया है कि उसमें सिमिलैरिटी निकालने की कोशिश करें विद द हड़प्पन स्क्रिप्ट, और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ सिमिलर भी मिला है हमें, पर हम टोटली प्रूव नहीं कर पाए हैं. दैट इज व्हाई दिस इज नॉट कंसिडर्ड द करेक्ट इंटरप्रिटेशन. बट ये बोला जाता है कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उससे बहुत सारी, जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट है, कुछ लोग तो ये समवेयर इट इज बिलीव संस्कृत और तमिल जैसी जो एंशिएंट लैंग्वेजेस है उनमें भी बहुत सारी सिमिलैरिटी है, इस स्क्रिप्ट से आई है.
सो अब लेट 18 सेंचुरी में एक्चुअली में इस टाइम पे क्या हुआ था, जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे उन्होंने इंडियन पंडित्स को अपने साथ हेल्प करने के लिए रखा था। एंड फिर उन्होंने उस टाइम पे बेसिकली हम देखेंगे बंगाली और जो देवनागरी स्क्रिप्ट है जिसमें हिंदी लिखी जाती है उनको समझने की कोशिश की थी। और फिर उस टाइम पीरियड के जो लैंग्वेज, जो स्क्रिप्ट है, जो लिखने का तरीका है, उसको कोशिश की किससे कंपेयर करने की, जो हमें ये पुराने वाले स्पेसिमेंट्स मिले हैं, जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस में मिले हैं या और कहीं से जो भी मिले हैं। तो स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने अर्ली इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा। समटाइम्स इनिशियली वो अज्यूम कर रहे थे कि ये संस्कृत ही होगी, ब्राह्मी को भी और अलग अलग लैंग्वेजेस को भी। बट उसके बाद में पता चला कि जिस लैंग्वेज को वो संस्कृत समझ रहे थे वो एक्चुअली में क्या थी, प्राकृत थी। और बहुत डेकेड बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही बहुत सारे जो एपिग्राफी है, एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं, जो बेसिकली इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं, है ना। तो इसीलिए इन लोगों की बहुत ज्यादा इन्होंने उससे रिलेटेड रिसर्च की, बहुत सारी हम बोलेंगे कि कोशिश की समझने की, एंड देन फाइनली दे अंडरस्टूड कि ये जो है ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ठीक है। और अगर हम अशोकन जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए इंस्क्रिप्शन वगैरह की बात करें, तो ये जेम्स प्रिंसेप जो है इन्होंने इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्क किया था ताकि इस लैंग्वेज को समझ सके। मतलब जो उनके पिलर था जिसपे लिखा हुआ था उसको समझने की कोशिश की। इनिशियली उनको लगा कि ये जो, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि ये टर्म है प्रिंसेप, बार बार ये क्यों यूज हो रहा है, फिर ये किस किंग के लिए है। तो बहुत सारे रिसर्च वर्क के बाद फाइनली उनको ये चीज समझ आई कि दिस इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ओके, ये तो हो गया अबाउट अवर ब्राह्मी स्क्रिप्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड स्क्रिप्ट, दैट इज द खारोष्टी। अब जो खारोष्टी है बेसिकली इसका जो डिसाइफरमेंट है, अगेन इट आल्सो टुक, यू कैन से, लॉट काइंड ऑफ एफर्ट। तो ये जो खारोष्टी स्क्रिप्ट है ये जनरली नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे जो इंस्क्रिप्शंस है वहां पे हमें मिली है। एंड इवन देयर आर, यू कैन से, जो इंडो ग्रीक किंग्स हैं जो उस एरिया के ऊपर रूल करते थे अराउंड फर्स्ट सेकंड सेंचुरीज बीसी के अराउंड, तो वहां पे भी बहुत सारे मैटर्स में ये वाली स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। और इन कॉइन्स में अगर हम बात करें तो इनमें जो ग्रीक अपने किंग्स होते थे उनके नाम होते थे। मतलब ग्रीक, ऐसा लगता था ग्रीक और खारोष्टी स्क्रिप्ट जो है दोनों में कहीं कहीं ना कहीं लिखी होती थी। तो इसीलिए यूरोपियन स्कॉलर्स ने क्या किया, पहले तो ग्रीक, बिकॉज ग्रीक उनको आती थी, तो ग्रीक को, ग्रीक लैंग्वेज के हिसाब से खारोष्टी स्क्रिप्ट को क्या किया, और ग्रीक जिस लैंग्वेज में लिखी हुई थी उसको कंपेयर करने की कोशिश की, किससे, जो खारोष्टी स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी। तो उन्होंने देखा कि जैसे कि एक सिंबल है, ठीक है, अगर ए की बात कर ले तो उन्होंने देखा कि जो बोथ स्क्रिप्ट है उनमें जैसे एक टर्म लिखा हुआ है, अपोलो लिखा हुआ है या अपोलो डॉटस लिखा हुआ है, तो ए के लिए खारोष्टी स्क्रिप्ट में क्या यूज होता है, बेसिकली ग्रीक का उन्हें पता ही था ए यूज होता है, तो खारोष्टी में उसका क्या यूज होता है, उससे उन्होंने उस टर्म का मीनिंग निकाले और पता कर लिया कि हाँ इसका जो मतलब बोलने का तरीका या फोनेटिक्स ए होगा या इसकी क्या साउंड होगी, क्या इस लेटर का मीनिंग होगा। उसके बाद यानी सिंपल टर्म्स में हम बोले तो एक साइड ग्रीक का रखा, एक साइड खारोष्टी का रखा, ऑलमोस्ट जहाँ सेम चीजें लिखी हुई थी उनको कंपेयर करके खारोष्टी स्क्रिप्ट को समझ लिया। तो प्रिंसेप ने ऑब्वियसली जब वापस से इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया खारोष्टी इंस्क्रिप्शंस को भी, उसके बाद प्राकृत लैंग्वेज को समझ लिया, तो अब इनके लिए बहुत आसान हो गया था क्या करना, इंस्क्रिप्शंस को समझना। ठीक है। सो दोनों स्क्रिप्ट जो है उनको डेराइव किया गया, समवेयर उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की गई, एंड डिसाइफर करने के बाद जो अपने पास इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में एविडेंसेस हैं उनको हम और अच्छे से और हम उनको समवेयर बहुत यूजेबल हमारे लिए बन गए टू अंडरस्टैंड अबाउट द हिस्ट्री। ओके, so as I said ki there were these terms that were used like
पियादासी एंड these were specifically used for the kings अशोका। तो पहले उनको समझ नहीं आया था कि ये किसके लिए यूज कर रहे हैं, for which king are they using this term, and later on with slowly gradually kind of doing research work they finally understood कि इस एरिया पे है और जनरली इस नॉर्दर्न इंडिया के उस हिस्से पे है जहाँ पे बेसिकली ये टाइप के रूलर इस टाइम पीरियड में रूल कर रहे थे। और फिर उनसे रिलेटेड बाकी एविडेंसेस पता करने पे ये क्लियर हो गया था कि ये किसके लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो कैसे, अब जब हमें ये पता चल गया है कि भाई एक बार डिसाइफर कर लिया, एक बार स्क्रिप्ट समझ आ गई, लैंग्वेज समझ आ गई, सो अब जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस होते हैं उनको किस तरीके से समवेयर हम नोटिस करेंगे कि उनको कैसे उनसे हम यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो जो एपिग्राफिस्ट है या एपिग्राफिस्ट जो यानी एपिग्राफी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस एंड द यू कैन से जो एनग्रेविंग्स, ये सारी चीजें होती हैं। तो कैसे एपिग्राफिस्ट और हिस्टोरियंस काम करते हैं, तो इसको हम थोड़ा अशोकन इंस्क्रिप्शन के थ्रू समझ लेते हैं। हमने पढ़ा है कि इंस्क्रिप्शंस में ऐसे अशोका नाम पहले नहीं लिखा हुआ था, इसकी जगह क्या लिखा हुआ था, जो टाइटल्स हम देते थे सर्टेन रूलर्स को, ठीक है, जैसे देव नाम पिया, जिसका मतलब क्या है, बिलव्ड ऑफ द गॉड, एंड देन पियादासी हमें पता है प्लेजेंट टू बी होल्ड। तो ये जो नेम है ये बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में मेंशन थे, और ये टाइटल्स, ये और टाइटल्स अवेलेबल थे बहुत सारे। तो इन सारे इंस्क्रिप्शंस को समझने के लिए एंड फाइंडिंग दैट दे मैच इन टर्म ऑफ द कंटेंट, स्टाइल, लैंग्वेज, यानी कि ये जो सारी चीजें हैं, सिर्फ हमें अगर इंस्क्रिप्शन मिल गई है तो हम कैसे पता लगाएंगे, और स्पेसिफिकली अगर किसी भी राजा का स्पेसिफिक नाम नहीं दिया हुआ तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे पता करेंगे कि किसके बारे में लिखा हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, कंटेंट क्या है उसका, किस स्टाइल में, लैंग्वेज में। पेलियोग्राफी क्या होती है, एंशिएंट राइटिंग सिस्टम, जो पहले टाइप जिस हिसाब से लिखते थे उसकी स्टडी। और एपिग्राफिस्ट, ये फाइनली सब लोग रिसर्च करके फिर पता करते हैं, हाँ अगर सारी चीजें एक ही राजा की तरफ पॉइंट करती है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ उसी की बात हो रही है। तो इसीलिए हमने देखा है कि पहले you may also have noticed that Ashoka claims that earlier rulers had no arrangement to receive reports. So if you consider the political history of the subcontinent prior to history, तो हमारे पास इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इतनी नहीं है। सो समवेयर हम बोल सकते हैं अशोक जो है वो अपने सारे इंपॉर्टेंट मे बी इंफॉर्मेशन, अनाउंसमेंट उनको एनग्रेव कराता था ऑन सर्टेन काइंड ऑफ पिलर्स। So basically we know about this time, and you can say written इस तरीके से पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स होती थी या जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो ज्यादा क्लियर हो गई थी, बिकॉज एज ही हिमसेल्फ हमें पता है कि उनके टाइम पीरियड में, इससे पहले, इनके पहले वाले टाइम पीरियड में रूलर्स इतना ज्यादा अपने जो भी डिसीजंस है या जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है उसको इतना इलेबोरेटली और इतनी दूर दूर तक उसको इन फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन नहीं करवाते थे। सो हिस्टोरियंस कॉन्स्टेंटली इसी चीज को देखते हैं कि ठीक है इंस्क्रिप्शंस तो मिल गए हैं, बट क्या ये टोटली ट्रू है, या फिर समवेयर कुछ सच्चाई है इसमें और कुछ जो है वो सच नहीं है, या फिर ऐसा है कि कुछ तो हमें लगती है सिर्फ एग्जैचरेशन है। एग्जैचरेशन मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ना एक्स्ट्रा ही बताया हुआ है। दैट मीन्स समवेयर यू कैन से कि टेलिंग मे बी एज आई सेड कि जिस राजा के बारे में लिखा हुआ है अगर उसके ऑफिसर ने ही लिखा है तो वो उसके बारे में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा तारीफ जैसे करके लिखेंगे। सो या तो सच है या वो मे बी आधा सच आधा झूठ, या फिर टोटली एग्जैचरेशन है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली जो हिस्टोरियंस होते हैं उनको समझना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ मोर एविडेंसेस।
and they cannot base everything, yeah, their every historical record just on the basis of few inscriptions. Okay, so now as they are saying that epigraphists जो है sometimes try to make certain sentences clear, and this has to be done carefully to ensure that the intended meaning of the author is not changed. यानी जैसे कि जब हम इंस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे तो उसमें अगर लिखा हुआ है पिया दासी या ऐसा कुछ, तो ब्रैकेट में हमारे लिए दे में राइट इट इज टॉकिंग अबाउट अशोका, ठीक है. So that means they are trying to convey the meaning to us, but they do not want to distort what was written in that inscription. उसको खराब नहीं या उसका मीनिंग चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है. तो अगर सिंपल टर्म्स में ये जो बॉक्स दिया हुआ है ऑन पेज नंबर 47, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, तो इसमें अगेन क्या लिखा हुआ है, देखो वही लिखा हुआ है. किंग का नाम क्या, पियादासी लिखा हुआ है, देव नाम पिया लिखा हुआ है. दैट इज वी नो द मीनिंग नाउ, बिलव्ड ऑफ द गॉड एंड प्लीजेंट टू बी होल्ड. कि इन द पास्ट देयर वर नो अरेंजमेंट फॉर डिस्पोजिंग affairs nor for receiving regular reports, but I have made the following. अब ब्रैकेट में अरेंजमेंट अपने लिए लिखा है. देन लिखा है Pativedakas should report to me about the affairs of the people of all times anywhere, whether I'm eating in the inner apartment, in the bedroom or in the cow pen being carried, possibly in palanquin. मतलब palanquin या उसमें उनको मूव किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, जो पालकी वगैरह, या गार्डन में घूम रहे हैं, whatever it is, and I will dispose of the affairs of the people everywhere. What the king is telling here that मेरे से पहले जो है ऐसा कहीं पे इतना अच्छा अरेंजमेंट नहीं था कि सारी रिपोर्ट जो है रेगुलर whatever is happening in the empire is provided to the king, and so he is somewhere ordering his ministers and the people who are responsible for certain things कि चाहे मैं काम में बिजी हूँ, चाहे I am doing some work, still you need to report me, okay, because I should know about the people, what the people are working. So again in this box basically you can understand कि जो brackets में चीजें हैं they are for us to understand, okay. Along with this historians make then lot of other assessments also. Obviously हमें और बहुत कुछ समझना पड़ता है through these inscription, because obviously हमें इसी से exactly सब कुछ पता चल सकता है, because obviously we cannot go back to that time and understand what actually was happening. So if a king's orders were inscribed on natural rock near the cities or important routes of communication, तो इसका मतलब क्या ये है कि जो उधर के पासर बाय हैं उनको ये पढ़ना है. ऑब्वियसली देखो अगर सिटीज के अराउंड रखा है यानी वहां से जो भी आने जाने वाले हैं उनको ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए. अगर इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स या कम्युनिकेशन के सेंटर पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ऐसा होता होगा जो वो चाहते थे कि पासर बाई भी पढ़ ले. बट इसमें अपने को एक कंफ्यूजन और है, व्हाट, कि क्या एवरीवन न्यू हाउ टू रीड एंड राइट, क्या सारे लिटरेट थे. तो ऑब्वियसली अब देखो अगर ज्यादातर चीजें प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई है जो पाटलिपुत्र में यूज होती है, तो क्या वो जितने एरिया के ऊपर अशोका का एम्पायर था या जो भी एम्पायर रूल कर रहा था, तो अगर जो भी लैंग्वेज वहां पे थी क्या उसके पूरे एम्पायर में वो लैंग्वेज जानी जाती थी, पीपल न्यू अबाउट इट. स्पेसिफिकली इस टाइम पीरियड की बात करें तो क्या प्राकृत पूरे सब कॉन्टिनेंट में लोगों को आती थी या नहीं आती थी, और क्या सब जगह पे अगर ये ऑर्डर्स लिखे गए हैं तो क्या ये फॉलो होते थे या नहीं होते थे. So these are few questions that still you can say are not answered totally. We have obviously lot of evidences कि हाँ इतने एरिया तक एम्पायर था, लोग मानते थे, तभी ऑर्डर्स को इस तरीके से पिलर्स के थ्रू इंस्क्राइब किया जाता था, और अपने पास बहुत सारे एविडेंसेस अबाउट देम रूलिंग ओवर दोज एरियाज एंड रूलिंग एफिशिएंटली. तो बट टोटली था या नहीं, दैट इज स्टिल समथिंग दैट वी आर फाइंडिंग. इसके अलावा हम देखेंगे कि ज्यादातर जो जैसे अशोकन इंस्क्रिप्शंस की अगर हम बात कर लें तो ये समवेयर है ना बताता है अबाउट दी
एम्परर, यानी कि एम्परर जो है ही इज बेसिकली, हम बोलेंगे लाइक व्हाट आर हिज, हम बोलेंगे जो एंग्विश मतलब व्हेन उसकी जो पेन थे, जो उसको प्रॉब्लम्स लगी थी, या व्हेन ही वाज काइंड ऑफ हैविंग lot of, you can say, he was not feeling nice, he was sad, he was suffering, and he was having a kind of emotional pain, हम बोल सकते हैं, ठीक है, mental pain जैसे. कैसे? Because हम ये देखेंगे कि it has been written, specially अगर हम देखें after the कलिंगा वॉरफेयर, जब मेंशन किया हुआ है कि he was really moved by the kind of bloodshed जो उधर हुआ था. So हम देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन जो है ये इसने इन्होंने बहुत जगह पे ये चीजें इंस्क्राइब की है अबाउट हिज प्रॉब्लम्स. तो हमें यहाँ से ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि समवेयर द किंग इज फीलिंग बैड अबाउट व्हाट हैज बीन डन इन द वॉरफेयर. सो हम जैसे जैसे अगर हम इस इंस्क्रिप्शन के सिर्फ ऊपर तरीके से जो लिखा हुआ है उसके अलावा डीप इनसाइड जाने की कोशिश करें तो और एक ये कॉम्प्लेक्स स्टडी हो जाती है. क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि इंस्क्रिप्शंस जो हैं, ये जो एंग्विश वाली इंस्क्रिप्शन है ना, वो अपने मिसिंग है. कहाँ पे? उड़ीसा में. अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है, दे हैव बीन फाउंड इन प्रेजेंट डे उड़ीसा. द वन डिपिक्टिंग हिज एंग्विश इज मिसिंग. In other words, the inscription has not been found in the region that was conquered. What do we mean by this? We mean कि जहां पे ये चीज हुई है, ये जो bloodshed हुआ है, जहां से the king thinks that something bad has been done, वहां पे ये inscriptions नहीं है. और जहां पे ये है कि बहुत ज्यादा पेनफुल था, वो बेसिकली दूसरे एरियाज में है. So that means somewhere इससे हम कुछ मतलब निकाल सकते हैं कि he is feeling bad of what he has done, but he is inscribing it at the other places, not at the place जहाँ पे actually ये हुआ है. Because again इसके पीछे हम अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे हो सकता है he may be in dilemma कि वहां पे असली में ऐसा हुआ है, तो वहां पे करेक्ट है क्या वो चीज और इंस्क्राइब करना, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो ऑलरेडी उससे डिसहार्टेंड होंगे. दे वुड बी ऑब्वियसली इन बैड कंडीशन अबाउट व्हाटएवर हैपेंड. और किंग अगर वो अपनी पॉइंट भी लिख दे तो समवेयर क्या होगा, मे बी द सिचुएशन विल नॉट बी इन हिज फेवर. तो बाकी जगह पे लिखा है कि ऐसा जो है बहुत खराब हुआ था, एंड नाउ आई समवेयर थिंक कि वॉरफेयर शुड बी पुट टू एन एंड. ओके. So what I am saying here is that we need to look what exactly lies behind what actually is written. तो वो हमें पता चलता है कहाँ से मिलता है, क्या इंटरप्रिटेशन है, पीछे बैकग्राउंड क्या है. ठीक है. Now इसी से related again we have been given a box. You can say the anguish of the king. When the king had been ruling for 8 years, the Kalinga, देखो ब्रैकेट में हमें बताया हुआ है, was conquered by him. 150,000 people were deported, 100,000 were killed, and many more died. After that, now the Kalinga has been taken. The king basically is devoted to intense study of Dhamma, love for Dhamma, and to instruct Dhamma to people. This is repentance of the king. Repentance मतलब पछतावा जैसे. Okay. On account of his conquest of Kalinga, यानी कलिंगा में जो गलत किया है उसके लिए वो repentance कर रहे हैं. ठीक है. पश्चाताप actually repentance. Okay. So for this is considered very painful and deplorable for the king, while one is conquering an unconquered, slaughter, death, and deportation of people there. So yani basically he is feeling sad. That is why he is taking the route of Dhamma, to love people, try to respect, and all the things that we have already studied, है ना.
moral policies and good kind of behavior for everyone, and following nice moral values, principles, and leading a nice life. So he has moved to this route because Kalinga में जो हुआ था, that was somewhere that he thought was not good. So अब यहाँ पे क्या है? This is one of the inscription that we get, and which is somewhat telling us the kind of, you can say, change that is supposed, or the king is wanting to maybe show that the great change that came in the way he thought about things, about his, you can say, policies, etc. Okay, so finally, basically, we have understood in this about how the Brahmi script was deciphered, how the Kharosthi script was deciphered, and then we have studied how do we interpret and understand these inscriptions. Now the last topic is the limitations of inscriptions. That is, what are the, we know we have got inscription, they are great source of evidence, but they have certain limitations about which we will study in our next class along with the map work. Okay, with this we'll complete the chapter, and whatever problems you may be having regarding the chapter will be discussed in our next class. Okay, so this is it for today. Give the portion a reading, and if you have doubt, come back with your problems and we'll solve the problems. Okay, and then we'll try to obviously wind up this chapter with the last topic that is left. So now see you all in the next class.